तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक को एंड किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड से। मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए थे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल एवं बाजरा होते हैं। स्टार्च या मंड भी जिसे बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका निर्माण मोनोसैकेराइड यूनिट्स से की एक बड़ी श्रृंखला के आपस में जुड़ने से होता है, जो कि ग्लाइकोसिडिक बंध यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों का स्रोत वनस्पति ही होता है। देखिए, अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो आपको पता है कि सेल्यूलोज किस में होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो पदार्थ होता है जंतु और पादप कोशिकाओं में भिन्नता यही होती है कि जंतु कोशिकाओं में स्टार्च चाहिए होता है और पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है, जबकि दोनों ही हमें वनस्पति से ही मिलते हैं। दोनों ही पॉलीमर्स हैं और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। और जो स्टार्च होता है वो पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा, हम एप्पल खाते हैं तो उसमें नेचुरल शुगर होती है। कोई भी हम फ्रूट लेंगे तो उसमें नेचुरल शुगर होती है। तो वो जो नेचुरल शुगर होती है ना, वो वही स्टार्च का ही स्टोर्ड फॉर्म होता है। वही जो ग्लूकोज ही स्टोर होकर स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इसी पे एक फैक्ट है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है कि ये स्टार्च या सेल्यूलोज में डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो स्टार्च जो होता है उसमें आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता। यानी कि अगर सेल्यूलोज में आयोडीन अगर और करेंगे आयोडीन डालने पर, हमें कोई भी रंग प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये फैक्ट है एक, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आयोडीन घोल को डालने पर उसमें कोई भी रंग नहीं आता है, कोई भी रंग प्रदान नहीं करता। सेल्यूलोज जैसा होता है वो वैसा ही बना रहता है उसी रंग का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। तो हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो एसिड्स की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरी होते हैं। ये शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक है। ठीक है, और देखिए, हम इसे अगर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि ये बहुत ही बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो कि अमीनो एसिड्स की बनी होती है, और कई सौ छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिससे ये निर्मित होती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु सहायक होते हैं, जरूरी होते हैं ये। जैसे कि कह सकते हैं ना कि मान लीजिए ये तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन कैसे बने होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, उसके लिए क्यों आवश्यक हैं? तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि में ज़रूरी होते हैं, और ये शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु भी आवश्यक होते हैं। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें पादप और जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें पादप और जंतु दोनों ही प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है तथा अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन यानी कि जो मांस वगैरह नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं जो खाते हैं, उनको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं।
पादप स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि पादप से अगर हम जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं, वो कैसे इसे प्राप्त करते हैं प्रोटीन को, तो मटर हो गया, सोयाबीन है, राजमा है, चना और मूंग दाल वगैरह हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पादप स्रोत से हमें मिलती हैं और इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जंतुओं से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या स्रोत होते हैं, तो वो स्रोत इस तरह से होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया। ये देखिए वैसे तो दूध का होता है, लेकिन ये होता तो एनिमल प्रोडक्ट ही है, तो हमें पेड़ों से तो प्राप्त नहीं होता है, तो इसे जंतु यानी कि एनिमल रिसोर्सेज में ही रखेंगे। पनीर हो गया, मछली, मांस, अंडे, दूध इत्यादि, ये सभी आपका एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमें जो सोयाबीन तथा पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मछली या मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है, सभी अनिवार्य होते हैं और अमीनो एसिड से युक्त होते हैं तथा इन्हें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं और इन्हें कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। और सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जो कि पशुओं से तो नहीं प्राप्त होता है सोयाबीन, लेकिन फिर भी उसमें अनिवार्य अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन वगैरह लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, तो उसमें होता है उसी टाइप का, मतलब ऐसे ही अमीनो एसिड जो है सोयाबीन में भी पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक यानी कि महक है ना, जो फास्फोरस है, आयोडीन और लौह इत्यादि के अंश भी पाए जाते हैं। तब आप समझ रहे होंगे, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे तत्व तो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जैसे फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, ये सारी चीज़ें भी कुछ पाई जाती हैं, प्रोटीन के ही कुछ तत्व ये भी शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों मतलब वृद्धों में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें उच्चतर मात्रा में आवश्यकता होती है, और जबकि जो तरुण यानी कि जो जवान लोग होते हैं उनमें न्यूनतर होती है। जैसे कि उनको थोड़ा नहीं भी खाएंगे, कहते हैं ना कि जब बच्चे होते हैं तो वो खेल कूद में लगे रहते हैं, तो उन्हें इतनी ज़्यादा अगर वो थोड़ा बहुत खाना नहीं भी खाते हैं ना कभी कभी, तो वो खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उन्हें इतना पता नहीं चलता है। कहते हैं ना कि जवान खून है, कैसे थक जाते हो, बूढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी तत्व, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं। यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, यानी कि उसमें वृद्धों में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और जो ये यंग लोग होते हैं, यंग पीपल्स में कम मात्रा में होती है प्रोटीन की ज़रूरत। उसके अलावा जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा यानी कि जो हमें सनलाइट वगैरह में मिलती है ना, विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से। एक्स किरणें भारी धातु, लवण या प्रोटीन को विकृत करते हैं, मतलब कि प्रोटीन को जैसे हमारी बॉडी में लगने के लिए है ना, हेल्पफुल होते हैं, बॉडी में लगता प्रोटीन। जो अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें किसको बोला गया है, अवरक्त किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट रेस है ना, वो जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य क्रियाशील महिला अगर देखिए जैसे प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है उन्हें, तो वो 45 ग्राम प्रोटीन के करीब उनको खाना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं, जो वो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्हें, क्योंकि जब वो फीडिंग करती हैं तो माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्मल वर्किंग वूमेन है तो अगर वो 45 ग्राम प्रोटीन, 45 ग्राम्स अगर प्रोटीन के करीब लेती है लगभग दिन भर में, तो पर्याप्त है। लेकिन अगर फीडिंग पे चल रही है कोई वुमेन है, और तो उनके लिए एटलीस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बहुत नीडेड होता है। और हो सकता है ये देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, है बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। और उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम स्पेशल पॉइंट में देखते हैं कि ये जो सामान्य अमीनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या जो है 20 होती है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो 20 है, जिसमें से 9 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 11 गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, और इसमें आवश्यक या तात्विक जो मतलब जिनके तत्वों की आवश्यकता हमें होती है वो कौन कौन से होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो अमीनो अम्ल इम्पॉर्टेंट होते हैं। मानव शरीर के अंदर इसका निर्माण नहीं हो सकता है, अंतः ये आहार के ही माध्यम से हमें लेना ज़रूरी होता है। उन चीज़ों के बारे में मैं बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफॉन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानाइन। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और ये हमें हमारी बॉडी में होते नहीं हैं, ये हमें बाहर से आहार के रूप में ही लेने पड़ते हैं। अब उसके बाद में जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में आवश्यक इतने नहीं होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम गैर आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो वो कौन कौन से हैं? तो इनका ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका उत्पादन मानव शरीर द्वारा संभव होता है, खासकर लीवर द्वारा। एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे कि ग्लूटामिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, अर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एलानिन एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं जो